जुलाई 2026, कैनबेरा, ऑस्ट्रेलिया। पार्लियामेंट हाउस के बाहर मीडिया का जमावड़ा है और ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर एंथनी एल्बनीज एक लाइन बोलते हैं, द रिलेशनशिप बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड इंडिया हैज़ नेवर बीन स्ट्रॉन्गर। ऐसी लाइन डिप्लोमेट्स अक्सर बोल देते हैं, हर समिट के बाद, हर जॉइंट स्टेटमेंट में। लेकिन इस बार वो लाइन सिर्फ डिप्लोमेसी नहीं थी। एक सेकंड के लिए सोचिए, ये वही ऑस्ट्रेलिया है जिसने 1998 के पोखरण न्यूक्लियर टेस्ट के बाद इंडिया पर सैंक्शंस लगाए थे। ये वही ऑस्ट्रेलिया है जो कई दशकों तक इंडिया को इंडो पैसिफिक स्ट्रेटेजिक पावर के रूप में देखने के बजाय सिर्फ एक रीजनल प्लेयर मानता था। और आज वही देश कह रहा है, आर रिलेशनशिप हैज नेवर बीन स्ट्रांगर। सवाल ये है, आखिर ऐसा क्या बदला जो लगभग 7 दशकों में एक दूसरे से स्ट्रेटेजिक डिस्टेंस बनाए रखने वाले दो देश सिर्फ कुछ सालों में इंडो पैसिफिक के सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर्स बन गए? क्या इसकी वजह सिर्फ चाइना है? क्या ये क्वाड की कहानी है, या सिर्फ इसके पीछे एक और बड़ी जियोपॉलिटिक्स शिफ्ट चल रही है जिसे हेडलाइंस कभी एक्सप्लेन नहीं करती? पहले जरा 70 साल पीछे चलते हैं। आज इंडिया और ऑस्ट्रेलिया स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स हैं, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं था। 1947 में दोनों देश आज़ाद डेमोक्रेसीज थे, दोनों ब्रिटिश कॉमनवेल्थ का हिस्सा थे, और दोनों के बीच इंडियन ओशन था। लेकिन उस समुद्र के पार लगभग कुछ भी नहीं था, न स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, न डिफेंस कॉरपोरेशन, और न टेक्नोलॉजी, और न किसी तरह का लॉन्ग टर्म ट्रस्ट। कोल्ड वॉर ने दोनों को और दूर कर दिया। इंडिया नॉन अलाइनमेंट की पॉलिसी के साथ सोवियत यूनियन के करीब चला गया, और ऑस्ट्रेलिया अमेरिका लेड वेस्टर्न अलायंस का हिस्सा बन गया। यानी दोनों एक ही रीजन में थे, लेकिन जियोपॉलिटिकल कंपास अलग अलग डायरेक्शन में थे। और फिर आया ना मई 1998, पोखरण। इंडिया ने न्यूक्लियर टेस्ट कंडक्ट किए। दुनिया के कई देशों की तरह ऑस्ट्रेलिया ने भी सख्त रिएक्शन दिया। हाई कमिश्नर को कंसल्टेशंस के लिए वापस बुलाया गया, डिफेंस एंगेजमेंट सस्पेंड हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट, ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को यूरेनियम एक्सपोर्ट करने से इनकार कर दिया। उस वक्त शायद किसी ने ये नहीं सोचा होगा कि एक दिन वही ऑस्ट्रेलिया इंडिया की न्यूक्लियर एनर्जी सिक्योरिटी का सबसे इम्पोर्टेंट पार्टनर बनेगा। और ये रिलेशनशिप डिप्लोमेटिक कैलेंडर में तो था, लेकिन स्ट्रेटेजिक प्रायोरिटी लिस्ट में नहीं। एक ऑस्ट्रेलियन डिप्लोमेट ने कभी कहा था, इंडिया वॉज एन आफ्टर थॉट। और शायद इससे बेहतर उस वक्त के रिलेशनशिप को कोई डिफाइन नहीं कर सकता। लेकिन फिर कुछ बदलना शुरू हुआ, और हैरानी की बात यह है, ये बदलाव कैनबेरा या न्यू दिल्ली में नहीं, पूरे इंडो पैसिफिक में शुरू हुआ था। सितंबर 2014, न्यू दिल्ली, हैदराबाद हाउस। ऑस्ट्रेलिया के प्राइम मिनिस्टर टोनी एबॉट भारत आते हैं, और दोनों देश एक एग्रीमेंट साइन करते हैं, सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट। हेडलाइन सीधी थी, ऑस्ट्रेलिया विल एक्सपोर्ट यूरेनियम टू इंडिया। लेकिन असल कहानी यूरेनियम से बड़ी थी, क्योंकि सिर्फ 16 साल पहले ये वही ऑस्ट्रेलिया था जिसने पोखरण के बाद इंडिया पर सैंक्शंस लगाए थे। और आज वही देश इंडिया के साथ न्यूक्लियर कॉपरेशन साइन कर रहा था। सवाल बनता है, आखिर क्या बदला? क्या ऑस्ट्रेलिया ने अचानक से अपनी पॉलिसी बदल दी, या दुनिया की पॉलिटिक्स बदल रही थी? उस वक्त शायद किसी को ये जवाब पूरी तरह से समझ नहीं आया, लेकिन आज 2026 से पीछे मुड़कर देखें तो पिक्चर काफ़ी क्लियर दिखाई देती है। 2010 के बाद इंडो पैसिफिक का स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट धीरे धीरे बदलना शुरू हुआ। सी रूट्स की इंपॉर्टेंस बढ़ने लगी, सप्लाई चेन डिस्कशंस का हिस्सा बनने लगी, और एशिया में पावर बैलेंस पहली बार सीरियसली शिफ्ट होने लगा। इसी चेंजिंग एनवायरनमेंट में ऑस्ट्रेलिया ने इंडिया को एक नए नज़रिए से देखना शुरू किया, सिर्फ एक मार्केट के रूप में नहीं, बल्कि एक लॉन्ग टर्म स्ट्रेटेजिक पार्टनर के रूप में। टोनी अबाउट की विजिट सिर्फ यूरेनियम एग्रीमेंट नहीं थी, वो रिलेशनशिप की डायरेक्शन बदलने का पहला सिग्नल थी। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत थी, क्योंकि एग्रीमेंट साइन हो जाना और पार्टनरशिप बन जाना दोनों अलग बातें होती हैं। 2014 के बाद भी कॉपरेशन धीरे धीरे ही बढ़ा, ट्रस्ट बिल्ड हो रहा था, लेकिन अभी कंप्लीट नहीं हुआ था। और फिर अगले कुछ सालों में दुनिया में ऐसी डेवलपमेंट्स हुई जिन्होंने इंडिया और ऑस्ट्रेलिया दोनों को एक स्ट्रेटेजिक डायरेक्शन में धकेल दिया। 2020, दो अलग इंसिडेंट्स, दो अलग कंट्रीज, लेकिन एक ही स्ट्रेटेजिक रियलिटी। पहला इंसिडेंट हुआ था जून 2020, गलवान वैली, लद्दाख की ऊंचाइयों पर इंडियन और चाइनीज सोल्जर्स के बीच एक वायलेंट क्लैश होता है। गलवान सिर्फ एक बॉर्डर क्लैश नहीं था, उसने न्यू दिल्ली को एक बात समझा दी थी कि एशिया का स्ट्रेटेजिक एनवायरनमेंट अब बदल चुका है। और दूसरा इंसिडेंट हुआ था इसी साल, ऑस्ट्रेलिया। प्राइम मिनिस्टर स्कॉट मॉरिसन कोविड-19 की ओरिजिन्स की इंडिपेंडेंट इन्वेस्टिगेशन की डिमांड करते हैं, और इसके जवाब में बीजिंग डिप्लोमेटिक स्टेटमेंट नहीं देता, वो ट्रेड रिस्ट्रिक्शंस लगा देता है। अब ज़रा दोनों इंसिडेंट्स को एक साथ देखें तो एक तरफ इंडिया ने बॉर्डर पर प्रेशर देखा, और दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया ने ट्रेड पर प्रेशर देखा। प्रेशर के तरीके अलग थे, लेकिन सिग्नल एक ही था, इंडो पैसिफिक की पॉलिटिक्स अब बदल रही है। और शायद यही वही मोमेंट था जब न्यू दिल्ली और कैनबेरा ने पहली बार एक दूसरे को सिर्फ डिप्लोमेटिक पार्टनर्स के रूप में नहीं, बल्कि स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी के रूप में देखना शुरू किया।
2026 नरेंद्र मोदी ऑस्ट्रेलिया पहुंचते। हेडलाइंस क्या थी? 17 एग्रीमेंट साइन। मीडिया ने पूरा फोकस इसी पर रखा, लेकिन अगर आप सिर्फ एग्रीमेंट्स गिनने लगे तो कहानी वहीं खत्म हो जाती। और जियो पॉलिटिक्स में कहानी कभी भी एग्रीमेंट्स की लिस्ट की नहीं होती। कहानी होती है उन एग्रीमेंट्स के पीछे छुपी स्ट्रेटेजी की। जब आप पूरे 17 डॉक्यूमेंट्स को एक साथ पढ़ेंगे तो एक इंटरेस्टिंग पैटर्न सामने आएगा। पहली नज़र में ये सब अलग अलग सब्जेक्ट्स लगते हैं, जैसे कहीं यूरेनियम मेंशन्ड है, कहीं स्पेस मेंशन्ड है, कहीं मैरीटाइम सिक्योरिटी की बात हुई है, कहीं एजुकेशन की बात हुई है, कहीं क्रिटिकल मिनरल्स की बात हुई है। अगर आप थोड़ा गहरा देखें तो पता चलता है कि ये 17 एग्रीमेंट्स असल में सिर्फ 7 स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव्स को सर्व कर रहे हैं। यानी ऑस्ट्रेलिया और इंडिया अलग अलग सेक्टर्स में कॉपरेट नहीं कर रहे, दोनों मिलकर 21st सेंचुरी के लिए एक नया स्ट्रेटेजिक फ्रेमवर्क बिल्ड कर रहे हैं। और इसी फ्रेमवर्क का पहला पिलर है एनर्जी सिक्योरिटी। इसकी शुरुआत आज नहीं हुई थी। 2014 में मैंने आपको बताया था कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया ने सिविल न्यूक्लियर कॉपरेशन एग्रीमेंट साइन किया था। उस वक्त हेडलाइंस बनी, ऑस्ट्रेलिया विल एक्सपोर्ट यूरेनियम टू इंडिया। लेकिन रियलिटी थोड़ी डिफरेंट थी। एग्रीमेंट साइन हो गया था लेकिन इम्प्लीमेंटेशन अभी नहीं हुआ था, क्योंकि एक फाइनल एडमिनिस्ट्रेटिव फ्रेमवर्क अभी भी पेंडिंग था। सिंपल लैंग्वेज में ये वही मैकेनिज्म होता है जो डिसाइड करता है कि यूरेनियम एक्सपोर्ट प्रैक्टिकल लेवल पर कैसे होगा। और जब तक ये फ्रेमवर्क साइन ना हो, एग्रीमेंट सिर्फ कागज़ पर रहता है। इसीलिए लगभग 12 साल तक ये कॉरपोरेशन अपनी पूरी कैपेसिटी से शुरू नहीं हो पाया। फिर जुलाई 2026 में मोदी के विजिट के दौरान ये एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट फाइनली साइन हुआ। और इसी के साथ 2014 का एग्रीमेंट पहली बार ग्राउंड रियलिटी बन गया। अब सवाल ये है, ये इतना इम्पोर्टेंट क्यों है? क्योंकि इंडिया की एनर्जी डिमांड अगले 2 दशकों में लगातार बढ़ने वाली है, और न्यूक्लियर एनर्जी उस फ्यूचर का एक इम्पॉर्टेंट हिस्सा होगी। दूसरी तरफ ऑस्ट्रेलिया के पास दुनिया के सबसे बड़े यूरेनियम रिजर्व में से एक रिजर्व है। यानी एक देश के पास रिसोर्स था और दूसरे देश को उस रिसोर्स की ज़रूरत थी, क्रिटिकल मिनरल्स। अब अपना फ़ोन उठाइए, जो फ़ोन अभी आपके हाथ में है उसके अंदर है लिथियम, कोबाल्ट। ये एक रेयर अर्थ एलिमेंट्स है। और जो अगर आप इलेक्ट्रिक कार चलाते हैं तो उसकी बैटरी पैक में भी वही मिनरल्स हैं। सोलर पैनल अगर आपके घर पे है, 21st सेंचुरी की लगभग हर एडवांस टेक्नोलॉजी एक ही चीज़ पर टिकी हुई है, क्रिटिकल मिनरल्स। और यहीं से शुरू होती है एक ऐसी जियोपॉलिटिकल रेस जिसकी हेडलाइंस बहुत कम बनती है, क्योंकि ये जंग सिर्फ टैंक और मिसाइल से नहीं लड़ी जा रही। ये जंग लड़ी जा रही है सप्लाई चेन्स पर। आज दुनिया के बहुत से क्रिटिकल मिनरल्स की प्रोसेसिंग पर चाइना का एक बहुत बड़ा कंट्रोल है। सिंपल लैंग्वेज में समझिए, कई देशों के पास खदानें हैं, लेकिन उन मिनरल्स को बैटरी, चिप या मिसाइल में बदलने वाली सप्लाई चेन ज़्यादातर चाइना से होकर गुजरती है। और इसी वजह से अमेरिका, यूरोप, जापान और इंडो पैसिफिक के कई देश अब एक नया मिशन लेकर चल रहे हैं। डिपेंडेंसी कम करो चाइना पर और अल्टरनेटिव सप्लाई चेन्स बनाओ। अब ऑस्ट्रेलिया को देखिए, तो ऑस्ट्रेलिया दुनिया का सबसे बड़ा लिथियम प्रोड्यूसर्स में से एक है। रेयर अर्थ रिसोर्सेज भी उसके पास भरपूर है। और दूसरी तरफ इंडिया अगले 10 सालों में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग, ईवी, डिफेंस प्रोडक्शन और सेमीकंडक्टर इकोसिस्टम को एग्रेसिवली एक्सपेंड करना चाहता है। यानी एक देश के पास रिसोर्स है और दूसरे देश के पास मार्केट कैपेबिलिटी है, और रैपिडली डेवलप होता इंडस्ट्रियल बेस भी है। अब शायद आपको समझ आ रहा होगा कि 2026 के एग्रीमेंट्स में क्रिटिकल मिनरल्स पर इतनी जोर क्यों दिया गया। ये सिर्फ माइनिंग की बात नहीं है, ये सिर्फ ट्रेड की बात नहीं है, ये फ्यूचर की टेक्नोलॉजी को सिक्योर करने की बात है। क्योंकि जो देश कल बैटरीज बनाएगा और जो सेमीकंडक्टर्स बनाएगा, वही 21st सेंचुरी की इकोनॉमी में लीड करेगा।